Namaste all of you. So today we are going to discuss the chapter The First War of Independence 1857 Cause and Consequences. ये मेरे को इम्पोर्टेंट चैप्टर लगा। ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है, हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10th। तो आज इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। India attained independence from British rule in 1947। कहने का मतलब इंडिया got independence from British rule in 1947, but the popular struggle that led to the independence had begun a long drawn process। मगर जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो एक लंबा प्रोसेस है। The revolt of 1857 widely regarded as the beginning of the country's struggle for independence। जो क्रांति थी 1857 की, वो मानी जाती है कि इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई वही थी। Was a path-breaking series of events that marked one of the high points in this process। Between 1757 and 1857, means 100 years, there had been a number of revolts throughout the Indian subcontinent against foreign domination। मतलब 1757 से लेके 1857 तक बहुत सारे नंबर ऑफ रिवोल्ट्स हुए। फॉरेन अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया है। However, the revolt of the sepoys at Meerut on 10 May 1857 was significant। मगर जो रिवोल्ट सेपोइज के द्वारा किया गया था मेरठ में 10 मई 1857 को was significant because unlike earlier revolts, this did not remain an isolated incident। पहले के जो इंसिडेंट थे ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस तक होते थे और पर्टिकुलर प्लेस तक ही रह जाते थे। मगर जो इवेंट मेरठ में हुआ सेपोइस के द्वारा, वो पूरे देश भर में फैल गया था। As the revolt progressed, the discontent of the soldiers was lapped up by the civil population as well। मीन्स इसमें सोल्जर्स के साथ साथ जो आम नागरिक थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इवेंचुअली culminating in a widespread popular upsurge against the foreign rulers। यहाँ नोट डाउन किए एक वर्ड, culminating, CULMINATING, मीन्स रीच। और इन वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स में लड़ाई, अपसर्च मीन्स रिबेल। The East India Company's government ceased to exist in large part of North India। Ceased, yeah, word note कीजिए, CEASED, bring to an end। And the British government was forced to take the administration directly into its own hand। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे लड़ाई, हाँ मतलब उनके साथ लड़ाई हुई, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा हाँ, सारा एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले लिया, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रूल करती थी, वो एक कंपनी थी। उसके बाद ये कंपनी इंग्लैंड की थी, ब्रिटिश की थी, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद उसको गवर्न किया। उसके बाद British historians tend to overlook the civil and national aspect of the revolt, calling it merely a sepoy mutiny। म्यूटिनी का मतलब भी रिवोल्ट होता है, MUTINY, म्यूटिन मीन्स रिवोल्ट। तो यहाँ कहा गया कि ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं कि जो ये हुआ ना, सिविल एंड नेशनल एस्पेक्ट ऑफ द रिवोल्ट, उन्होंने कहा सिर्फ ये
सिपाहियों की लड़ाई थी और कुछ। The Indian historians, however, emphasize the interconnection between military and civil aspect and regard the revolt of 1857 as the first war of independence. ये कहा। तो इंडियन हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक इंटरकनेक्शन था बिटवीन मिलिट्री और सिविल, इसी वजह से ये इतना बड़ा हो पाया और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस कहा गया। मेन इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या क्या इवेंट्स हुए उसमें अभी मेंशन किया गया है अगले टेक्स्ट में। The immediate context of the First War of Independence was provided by the introduction of cartridges that had greased paper covers. तो इसमें क्या है कि तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, was provided by the introduction, उसके बाद उससे पहले इमीडिएट पहले क्या हुआ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ट्रिजेस, कार्ट्रिजेस होती हैं बुलेट या राउंड कहते हैं उन्हें, लंबी वाली, दैट हैड ग्रीस्ड पेपर कवर्स। At that time, a new rifle called the Enfield rifle was supplied to the soldiers. So एक एनफील्ड राइफल आई थी उस समय, जिसमें कार्ट्रिजेस है ना, उनको ग्रीस किया जाता था पेपर कवर्स में, वो सोल्जर्स को सप्लाई की गई। द कार्ट्रिजेस टू बी यूज्ड इन द राइफल वर ग्रीस्ड विद फैट, वो एक फैट के साथ ग्रीस की जाती थी ताकि वो जब चल सके ना तो उस फायर होने में कोई दिक्कत ना आए। Before loading the cartridges onto the rifle, the soldiers had to bite off the ends with their teeth. तो जो कार्ट्रिजेस पे जो भी कवर था ना, उनको हटाना पड़ता है, तब वो राइफल में डलती थी और उनको ये प्रोसेस उनके दांतों से करना पड़ता था। So what happened after that? A rumor spread that the cartridges were greased with the fat of cows and pigs. अफवाह फैल गई कि जो कार्ट्रिजेस है ना, उसमें जो फैट यूज होता है या तेल यूज होता है वो गाय और सुअर का है। Then the soldiers believed that the cartridges were intentionally greased with animal fat to hurt their religious sentiments. Mark this line. इसमें कहा गया कि जो सोल्जर्स है ना, उन्होंने ये सोचा कि जो कार्ट्रिजेस हैं, जो बुलेट्स हैं, इनको जानबूझ के ग्रीस किया जा रहा है एनिमल फैट के साथ, टू हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट, उनके धार्मिक सिद्धांतों को पे चोट पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ टैबू फॉर हिंदूज। टैबू मीन्स अ प्रोहिबिशन। टैबू की स्पेलिंग है TABOO, मीन्स प्रोहिबिशन या निषेध। इट वॉज अ टैबू फॉर हिंदूज टू बाइट द फैट ऑफ द काउ एंड फॉर द मुस्लिम टू बाइट द फैट ऑफ द पिग। सो हिंदूज we consider cow as a sacred, and in Muslims the pig। ठीक है। और ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो फैट बन रहा है ना, जो कार्ट्रिजेस में यूज हो रहा है बुलेट फायर मतलब फायर करने के लिए, वो काऊ और पिग का है। इसलिए जो सेंटिमेंट्स थे ना वो हिंदू और मुस्लिम के वो ट्रिगर हो चुके थे। सो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज these cartridges। When it was made mandatory to use the cartridges, the Indian soldiers were incensed। incensed वर्ड मार्क करें, INCENSED, मीन्स वेरी एंग्री। तो जब ये कंपलसरी कर दिया गया कि आपको यूज करने हैं ये कार्ट्रिजेस, तो इंडियन सोल्जर्स बहुत गुस्से में आ गए।
The trouble first began at Barakpur, where many Indian soldiers refused to use this greased cartridges. A Brahmin sepoy of the 34th Infantry at Barakpur, named Mangal Pandey, spearheaded, means led, the protest of the discontent sepoys and attacked the adjutant of his regiment. तो ये जो भी लड़ाई है ना स्टार्ट हुई बैरकपुर से, जहां भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण सोल्जर फ्रॉम 34th इन्फेंट्री एट बैरकपुर, जिनका नाम है मंगल पांडे। उन्होंने प्रोटेस्ट लीड की और उन्होंने अपने एडजेंट मतलब अपने सुपीरियर्स पे अटैक कर दिया उसी रेजिमेंट के। His action was propelled by the fear in the sepoys' mind that the use of such cartridges would mean loss of their caste and religion। तो इससे ये साबित हो गया सोल्जर्स के मन में कि ये ना ये जानबूझ के ही किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा हमारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। Then Mangal Pandey, however, was arrested and hanged on 8 अप्रैल 1857। उसके बाद मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। In the eyes of his fellow sepoys, he was not a criminal, but a martyr who had laid down his life for the sake of religion। तो कहते उनके सेपोइस की नजरों में, उनके दोस्त फेलो मेट्स की नजरों में, ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल, वो अपराधी नहीं था, बट अ मार्टियर, एक शहीद था, हु हैड लेड डाउन, मीन्स उसने शहादत दी, ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की, फॉर द सेक ऑफ रिलीजन, रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर। विद इन अ मंथ ऑफ दिस इंसिडेंट, करीबन इस इंसिडेंट के एक महीने के अंदर, अपराइजिंग स्टार्टेड इन मेरठ, रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था। कहाँ? मेरठ में, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड अदर प्लेसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स एट मेरठ। After the after the death of Mangal Pandey, which had which was on 8 April 1857, now in Meerut on 8 May 1857, new cartridges were issued to the Indian sepoys। तो मेरठ में क्या होता है, 8 मई 1857 को नई राउंड बुलेट दे दी जाती हैं, इशूड की जाती हैं भारतीय सैनिकों को। 85 of them refused to bite off the cartridges। 85 ने मना कर दिया कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। दे वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उनको वहीं सस्पेंड किया गया, मतलब नौकरी से हटाया गया और 10 साल की सजा दी गई। दे वर disgraced and stripped of their uniforms in the presence of the entire garrison। उन्हें प्रताड़ित किया गया और स्ट्रिप्ड, नंगा किया गया, उनकी वर्दी उतरवाई गई इन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर इंडियन गैरिसन। गैरिसन का मीनिंग चेक करते हैं। गैरिसन का मीनिंग है कि एक ग्रुप ऑफ ट्रूप स्टेशन्ड इन अ फोर्ट्रेस और टाउन टू डिफेंड इट, मतलब उन्हीं के आदमियों के सामने उन्हें नंगा कर दिया गया। ठीक है, आगे है ऑन 10 मई, 2 दिन बाद 1857, द इंडियन sepoys at Meerut broke into open war, killed the officers, attacked the jail and released the prisoners। तो 2 दिन बाद ही क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे मेरठ में, उन्होंने एक ओपन वार कर दिया, मतलब रिपेल कर दिया, ऑफिसर्स को मार दिया और अटैक कर दिया जेल पे, और अपने जो साथी थे प्रिजनर्स उनको छुड़वा लिया। ऑन द सेम डे 10 मई को ही दीज सेपॉयज अलोंग विद थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। तो अब दिल्ली के इवेंट्स पे डिस्कस करते हैं। इवेंट्स एट दिल्ली। व्हेन द revolutionaries reached Delhi,
क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे, they killed thousands of British soldiers and captured the city. उन्होंने हजारों ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया एंड कैप्चर द सिटी, सिटी पर कब्जा कर लिया. दे प्रोक्लेम्ड द देन मुगल एम्परर बहादुर शाह टू एज द रूलर ऑफ इंडिया. उन्होंने उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि जो मुगल एम्परर है बहादुर शाह टू, वो है रूलर ऑफ इंडिया की, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. प्रोक्लेम्ड, नोट डाउन दिस वर्ड, प्रोक्लेम्ड, officially, which means officially announced. Next, the rebel soldiers from other stations who poured into Delhi. यहाँ मतलब है poured, POURED, कि वो आ गए. ठीक है, दूसरे दूसरे शहरों से भी सोल्जर्स लड़ने के लिए आ गए. द लॉस ऑफ दिल्ली लोवर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश. प्रेस्टीज मतलब लॉयल्टी, रॉयल्टी कह सकते हैं. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू रिस्टोर देयर prestige, the British risked everything. उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया. Next, Sir John Nicholson, with the help of the loyal Sikh soldiers from Punjab, beside Delhi. So Sir John Nicholson ने उनके कुछ ईमानदार साथी सिख सोल्जर्स दिल्ली पे अटैक कर देते हैं. आफ्टर 4 months ऑफ फाइटिंग, 4 महीने की लड़ाई के बाद, द ब्रिटिश सक्सीड इन रिकैप्चरिंग दिल्ली. तो ब्रिटिशर्स सक्सेस हो जाते हैं अगेन रिकैप्चरिंग ऑफ दिल्ली में. द ओल्ड एम्परर बहादुर शाह वाज टेकन प्रिजनर टुगेदर विद हिज 2 sons. सो जो बहादुर शाह है, जो डिक्लेयर कर दिए गए थे एज द रूलर ऑफ इंडिया, वो अब कब्जे में ले ली जाते हैं उनके 2 बच्चों के साथ. बच्चे भी कौन, लड़के. ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ हेल्पिंग द रेबेलियस सोल्जर्स. वो गिल्टी फाउंड किया गया और along with the soldiers. As a punishment, he was sentenced to life imprisonment and deported to Rangoon, where he died in 1862. So punishment के तौर पे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उसके बाद वो रंगून शिफ्ट कर दिया गया, जो कि वहां वो 1862 में उनकी मौत हो गई. His 2 sons were shot dead in front of him. उसके दोनों बच्चे उसके सामने मार दिए गए. Thus the mighty Mughal emperor came to an end. यहाँ मुगल शासक का अंत होता है. तो अब आते हैं इवेंट्स एट कानपुर. The War of Independence at Kanpur was led by Nana Sahib, the adopted son of पेशवा बाजी राव टू. अब कानपुर में क्या होता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है, तो वो लेड होता है, उसे कौन लेड करता है, नाना साहिब, जो कि एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के. बीइंग अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड जनरल. ठीक है, मतलब बहादुर सिपाही के तौर पे नाना साहिब कैप्चर्ड कानपुर. नाना साहिब ने कैप्चर कर लिया कानपुर, आउस्टेड द ब्रिटिश फ्रॉम देयर, ब्रिटिशर्स को वहां से भगा के, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा, और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर लेते. ही हैड कैप्चर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. उसके बाद कानपुर कैप्चर करने के बाद उन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स, आदमी, औरत और बच्चों को भी कैप्चर कर लिया था. नाना साहेब प्रोमिस्ड देम ए सेफ कंड्यूट टू इलाहाबाद. स्पेलिंग नोट कीजिए, CONDUIT, जिसका मतलब है पैसेज. तो नाना साहब ने वादा किया कि इनको एक
सेफ पैसेज से एक सुरक्षित रास्ते से इलाहाबाद पहुंचा दिया जाएगा. However, when they were getting into the boats to cross the river Ganga, they were shot down by an angry mob. तो जब वो गंगा क्रॉस कर रहे थे ना बोट से, जो वो पैसेज था, वो था रिवर गंगा को क्रॉस करके उन्हें इलाहाबाद शिफ्ट करना, ठीक है. मगर ऐसा होते हुए लोगों ने देख लिया, तो जो गुस्से में जो भीड़ थी ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स के जितने भी ब्रिटिशर्स थे वहां प्रेजेंट, तो उनको मार दिया. Only a few women and children were saved from the fury of the mob. कुछ ही औरतें और बच्चे बच पाए उनके गुस्से से, भीड़ के गुस्से से. तो on 17 June 1857, जनरल हैवेलॉक कैप्चर्ड कानपुर आफ्टर डिफीटिंग नाना साहिब. उसके बाद फिर से जनरल हैवेलॉक, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर थे, उन्होंने कानपुर पर अटैक कर दिया और नाना साहिब की डिफीट हुई, हार हुई. नाना साहिब फ्लैग टू नेपाल, वो नेपाल चले गए. एंड नथिंग वाज हर्ड अबाउट हिम अगेन. और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था. द सिटी ऑफ कानपुर वाज देन टेकन बाय टेंटिया तोप तांतिया तोप, the commander of Nana Sahib forces. But finally, the British defeated Tantia Top and recaptured the city. तो जैसे युद्ध हुआ, नाना साहिब भाग गए. तो उसके भागने के बाद तांतिया तोप ने कमान संभाली, मगर वो ब्रिटिशर से हार गए. फिर ब्रिटिशर्स ने कानपुर को रिकैप्चर कर लिया. अब आते इवेंट्स एट लखनऊ. Lucknow was the capital city of Oudh, where the revolt was led by Begum of Oudh. The fighting was so fierce here that even the common man joined in to attack the British forces. इतनी भयानक थी कि यहाँ आम आदमियों ने भी अटैक में पार्टिसिपेट किया ब्रिटिशर्स फोर्सेस को हराने के लिए. द ब्रिटिशर्स टुक refuge in the residence, which was besieged, and the siege lasted for 5 months. तो ब्रिटिशर्स को छत लेनी पड़ी, 5 महीने के लिए वो छुप गए थे, ठीक है. इन द फाइट सर हेनरी लॉरेंस वाज शॉट डेड. जो हेनरी लॉरेंस थे उनको मार दिया गया. एंड मेनी अदर ब्रिटिश सोल्जर्स डाइड. और कुछ अन्य ब्रिटिश सैनिक को मार दिया गया. एट लास्ट सर कॉलिन कैंपबेल रीच्ड देयर विद मोर reinforcement. वो और सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचे. ही डिफीटेड द इंडियन सोल्जर्स एंड रिकैप्चर्ड लखनऊ इन 1858. Now coming to the events in Central India. In Central India, Indian soldiers had two great leaders, Rani Lakshmibai of Jhansi and Tantia Tope, to lead them. Under the leadership of the Rani, soldiers of Tantia and her own soldiers occupied Gwalior. ठीक है, तो ग्वालियर को कब्जा लिया रानी ने और तांतिया ने. नाना साहिब was proclaimed पेशवा. सो नाना साहिब को डिक्लेयर कर दिया गया क्या, पेशवा, बाय द रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. महाराजा जयाजी राव स्किंडिया, फ्रॉम whom ग्वालियर was seized, जिनसे वो छीना गया था, जो रानी जी और तांतिया जी ने छीन लिया था, उनका नाम था महाराजा जयाजी राव, who was loyal to the British. चमचा कह सकते हैं, चमचा था भाई. He fled and took refuge with the British at Agra. वो महाराजा जयाजी भाग गए वहां से और वो छुप गए ब्रिटिशर्स के अंडर आगरा में.
सर ह्यूज रोज एडवांस टुवर्ड्स ग्वालियर, वो आगे बढ़े ग्वालियर की तरफ एंड डिफीटेड द इंडियन ट्रूप्स, और उन्होंने वहां इंडियन सोल्जर्स को हरा दिया. रानी लक्ष्मीबाई डॉनिंग द ग्रैप ऑफ a warrior died like a brave soldier after putting up a tough fight. Note down the word donning the grap. Donning मतलब पहनावा. The grap, the clothes of a warrior. मतलब एक के वीर की तरह लड़ी, और वहां वो शहीद हुई आफ्टर पुटिंग अप ए टफ फाइट. ब्रिटिशर्स को एक टफ फाइट देगी. तांतिया मैनेज टू एस्केप, वो वहां से भाग गए. इन 1859 ही वाज बिट्रेड बाय हिज ओन मैन, मतलब उनके उनके आदमियों ने ही उन्हें धोखा दे दिया. एंड फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के हाथों वो पकड़े गए. ही वाज ट्राइड एंड हैंग्ड फॉर हिज कॉम्प्लिसिटी इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्हें फिर फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. द वॉर हैड आल्सो स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. अब युद्ध और जगह भी फैल चुका था. इन बिहार इट वाज लेड बाय कन्वर सिंह एज जमींदार of Jagdishpur, who fought the British. He also joined Nana Sahib force and fought in Ohat and central India. In Faizabad, the revolt was led by Maulvi Ahmadullah, a native of Madras. He roused the Muslim community against the British rule. Note down the revolt, ROUSED, goes to stop sleeping. नींद आराम कर देना. उसने डिसाइड किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जाके नींद हराम कर देनी ब्रिटिश रूल की. But he was finally captured and put to death by the British. फाइनली उसको कैद कर लिया गया और उसके बाद मौत की सजा सुनाई. नाउ कमिंग टू द कॉजेस ऑफ द वॉर. कारण क्या था कि ये युद्ध क्यों हुए. As stated in the beginning, the revolt of 1857 that started as a revolt of the Indian sepoys in the British Army assumed the profession of a war of independence because of its interlinkage with the political, social, religious, economic, and military discontentment. तो ये माना जाता है कि 1857 में जो क्रांति हुई, इंडियन सेपोइज ने जो स्टार्ट की थी अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, वो इसलिए हुई क्योंकि जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री डिससेटिस्फैक्शन थी अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, वो बढ़ चुकी थी या रेज हो चुकी थी इकट्ठे, यूनिटी. लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ दिस रिवोल्ट. तो वो पहला कॉज है मिलिट्री कॉज. मिलिट्री कॉज में कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जैसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, थर्ड इफेक्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ ओथ, फोर्थ अनजस्ट ट्रीटमेंट, फिफ्थ लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन अफगान वॉर. तो यहाँ 5 कारण बताए गए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो पहला है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. In 1856, the General Service Enlistment Act was passed by the British. तो ये जो भी एक्ट था ये 1856 में पास कर दिया गया. According to this act, the Indian soldiers could be sent overseas. इसमें ये बताया गया, इसमें ये कहा गया कि जो भी इंडियन सोल्जर्स है ना, उनको ओवरसीज भी भेजा जा सकता है, समुद्र पार भी भेजा जा सकता है. The Brahmin soldiers saw in it a surrender to their caste. Note down this word, surrender. SLANDER. इसका मीनिंग है डिफेम. तो ब्राह्मण सोल्जर से मानते थे कि अगर हम विदेश या समुंदर पार करते हैं तो उनकी वो कास्ट, उनकी जाति के लिए एक थप्पा है, दब्बा दब्बा है.
According to an accepted belief, it was considered a taboo for a Brahmin to cross the sea. Taboo, note down this word taboo. Taboo. Prohibition. Thus, the General Service Enlistment Act disregarded the feelings of the Indian troops. तो जो वो एक्ट था ना, वो इंडियन सोल्जर्स की फीलिंग को डिसरिगार्ड कर रहा था, हर्ट कर रहा था, विच लेड टू रिसेंटमेंट अमंग देम, जो कि एक युद्ध का कारण बनती है या रिवोल्ट का कारण बनती है. As a consequence of this, they were angry with the British. उसी के कारण वो उनसे गुस्सा थे. Second point, numerical strength of the Indian soldiers. In 1857, there were 40,000 British and 2 lakh Indian soldiers. 40,000 तो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2 लाख इंडियन सोल्जर्स थे. The mere numerical strength of the Indian soldiers gave them courage to go against the British. जो स्ट्रेंथ थी ना वो इंडियन सोल्जर्स की ज्यादा थी, तो इंडियन सोल्जर्स को वहां से कॉन्फिडेंस मिला कि हम ज्यादा हैं स्ट्रेंथ में, तो हम इनसे लड़ सकते हैं. On the Indian side, there were Rajput as well as Brahmin soldiers who were experienced in warfare activities and had won victories for the British. उनमें से कुछ सोल्जर्स ऐसे थे, इंडियन सोल्जर्स जो ब्राह्मण थे और राजपूत थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई भी लड़ी थी और वो जीते भी थे. Now the third point, effect of annexation of Oath. Oath. Annexation का मतलब लिखिए यहाँ, invasion or capture. The Bengal army consisted mainly of soldiers drawn from Oath. जो बंगाल आर्मी थे ना, वो मेनली जो सोल्जर्स थे वो ओथ के थे, ठीक है, और ओथ की हार हो चुकी थी. The annexation of Oath hurt the feeling of soldiers from the province. Nearly one-third of the native sepoys came from Oath, thus forming a homogeneous group within the army. Moreover, there was a provision of extra pay for the sepoys on foreign services. Once a province once a province was annexed, it ceased to be foreign and the sepoys were deprived of the extra pay. The unfair treatment accorded to Bahadur Shah II by the British also hurt the sentiments of many Indian sepoys. जो कि ट्रीटमेंट की गई थी ना बहादुर शाह टू के साथ, वो इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आई. क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि जो बहादुर शाह टू थे ना, उन्होंने इंडियन सेपोइस की मदद करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ने में. The native army was totally dissatisfied with the working of the British rulers. Next है unjust treatment. Indian and British soldiers were not treated equally. देखो सोल्जर्स तो थे सारे, पर नॉट ट्रीटेड इक्वली. क्यों नहीं ट्रीट इक्वल किए जाते थे? The salary of the Indian soldiers was too meager to support their families. बहुत कम थे इंडियन सोल्जर्स की सैलरी. While the duties of both the British and the Indian soldiers were similar. जैसा कि मेंशन किया गया कि ड्यूटी तो सेम थी ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स की, फिर सैलरी में डिफरेंस क्यों? द फॉर्मर वर पेड, उन्हें 8 गुना सैलरी ज्यादा दी जाती थी इंडियन सोल्जर्स से. यहाँ एक वर्ड मेंशन किया गया लेटर, LATTER. इसका मतलब है मेंशन अर्लियर. देखिए मैं किसी का नाम ले रहा हूँ ना, और इस कंटेंस से ही समझते द सैलरी ऑफ द लेटर. ठीक है, तो पहले इंडियन सोल्जर्स मेंशन किए गए ना यहाँ. इंडियन सोल्जर्स वर सिमिलर, द फॉर्मर वर पेड 8 times द सैलरी ऑफ द लेटर. ठीक है, तो अर्ली मेंशन कौन किया गया है?
इंडियन सोल्जर्स तो यहाँ कंपैरिजन किया गया कि 8 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती थी इंडियन सोल्जर्स से. द इंडियन सोल्जर्स वर नॉट promoted to high post as these were reserved for the British. इंडियन सोल्जर्स को हाई पोस्ट पे भी नहीं भेजा जाता था. फॉर एन इंडियन सोल्जर्स चांसेस ऑफ प्रमोशन वर लिमिटेड. स्थगित थे उनके प्रमोशंस और मेनली ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व थे. He could only be promoted to the post of Subedar. This made the Indian soldiers dissatisfied. Next day, loss of British prestige in Afghan war. Indians were of the belief that the British were invincible, means undefeated, cannot be defeated. But they were beaten back in the first Afghan war. मगर जो पहले अफगान वॉर हुई थी ना ब्रिटिशर्स की, उसमें वो हार गए थे. दिस कन्विंस्ड द इंडियन सोल्जर्स दैट द ब्रिटिश कुड आल्सो बी डिफीटेड एंड गेव देम करेज टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया, यार हम ब्रिटिशर्स को भी हरा सकते हैं. नेक्स्ट है रिलीजियस कॉजेस. तो इसमें करीबन 5 पॉइंट है इसमें रिलीजियस कॉजेस में. फर्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. थर्ड है गवर्नमेंट सपोर्ट टू मिशनरीज. फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज. फिफ्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. तो पहले डिस्कस करते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. Thus British brought about several social changes which affected the religious tradition of the people. तो कई सेवरल चेंजेस लाते हैं ब्रिटिशर्स. इनकी वजह से जो रिलीजियस ट्रेडिशंस जो पहले से चलते आ रहे थे वो अफेक्ट हो जाते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ सती was made illegal and punishable by law. सती प्रथा अगर किसी का भी पति मर जाता था ना, हस्बैंड मर जाता था, तो जो भी वाइफ थी उनको जिंदा जला दिया जाता था. लॉज वर enacted to forbid infanticide, allow remarriage of widows, and stop the practice of polygamy. लॉज बना दिए जाए. लॉज में क्या मना कर दिया गया कि जो बच्चा होता है उसे मारना नहीं है. क्या करते थे पहले, लड़कियों को जैसे पैदा होती थी उन्हें मार दिया जाता था. तो वो ब्रिटिश लोग निकालते कि इन्हें नहीं मारा जाएगा. विधु विधवाओं की शादी हो सकती थी. पोलीगैमी वर्ड नोट कीजिए. एक POLYGAMY means a husband. The practice custom of having more than one wife or husband at the same time it was prohibited. In fact, such changes were strongly advocated by Indian reformers like Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayanand, Saraswati, and others. But some people in India suspected that these changes were imposed by the British and were a result of their vested interest. Note down this word VESTED, vested. Invest in. तो इस लाइन का मतलब ये है कि राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी इसके अगेंस्ट थी. बट कुछ इंडियंस ये मानते थे कि ये ब्रिटिशर्स की चाल है और ये जो हमारे रिलीजियस ये कस्टम्स है ना, इनके अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे. Ordinary people could not easily accept the social changes brought about by the British. ठीक है. In fact, the British had failed to understand that these customs and practices were ingrained in the social fabric of India and could not be changed overnight by a legal ordinance. ये है ना, ब्रिटिश भी समझ नहीं पाए कि ये जो पहले रिलीजियस कस्टम्स थे ये ना
इंडियंस की रगों रगों में बस चुके थे। और ये ब्रिटिशर्स समझ नहीं पाए कि एक लॉ से कुछ नहीं होता। इन एक लंबा प्रोसेस होने वाला है इनको मिटाने के लिए। The people in India looked upon these changes as a comprehensive British strategy to destabilize the Indian religious customs and to replace them with Christians' belief and practices. तो इंडियन पीपल ने सोचा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम्स की जो कस्टम्स है ना इनको कमजोर कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। द रैपिड स्प्रेड ऑफ The rapid spread of modern civilization made people suspicious. Even the introduction of railways and telegraphs were suspected by Indians. उनको शक हुआ कि ये रेलवेज और टेलीग्राफ्स क्यों बनाए जा रहे हैं। Some people spread the rumor that the telegraph poles were erected for the purpose of hanging people who were opposed to the British rule in India. कुछ कुछ ने ये सोचा कि जो टेलीग्राफ पोल्स जो खंबे आते थे ये उनके लिए हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा उनको इस पे फांसी दे दी जाएगी। Similarly, Orthodox Indians felt humiliated to note that in the railway compartments, Brahmins and people from the backward classes were made to sit side by side. उन्होंने रेलवे को ऐसे लिया कि जो ब्राह्मण है और जो लोग बैकवर्ड क्लास है वो अब एक साथ बैठेंगे। अब इंडियन रिली जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो बिलीव नहीं करते थे कि कोई भी ब्राह्मण हाई दे वर कॉल्ड सुपीरियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और कोई भी नीची जात का उनके साथ बैठे। This practice they believed was intentionally introduced in order to defile their caste and religion. Defile, note down this word, Defile, destroy the purity or damage the purity. Damage the purity. तो उन्हें ये लगा कि ये जानबूझ के किया जा रहा है कि हमारी शुद्धता जो धर्म और जात के प्रति है उसको तोड़ने के लिए। The Brahmin priest and the Muslim Maulvis cried with concern, our religion and our custom are in danger. Modern innovations, they felt, threatened the old social rules and produced unrest among many common people in India. Next, third point, the government support to missionaries. The British government indirectly supported some activities of the missionaries by not objecting to them. Missionaries वो थे जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते थे, ठीक है। Instruction supposedly based on the ideas and morals of Christianity began to be given in schools and jails. तो जेलों स्कूलों में क्रिश्चियनिटी के जो लेसन थे वो अबैड कर दिए गए थे। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्ड ए क्रिश्चियन प्रीस्ट इन द आर्मी। आर्मी में ना एक क्रिश्चियन प्रीस्ट, एक संत, साधु से संत कह सकते हैं या पंडित आ गए थे। सम मिशनरीज टू वर नॉट प्रूडेंट, दे वर नॉट केयरफुल, they are said to have condemned Hindu and Muslim customs inadvertently। और ये माना गया कि जो मिशनरीज है ना वो हिंदू और मुस्लिम्स के कस्टम्स को है ना जानबूझ के तो इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज। द गवर्नमेंट imposed टैक्स ऑन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज। तो जितने भी मंदिर और मस्जिद थे ना उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। It hurt the religious sentiments of the people. Furthermore, in 1850, Lord Dalhousie passed a law which entitled a person converted to Christianity to inherit his ancestral property. The Orthodox Indians began to feel that the British were favoring conversion to Christianity. तो कर दिया गया कि 1850 में जो लॉर्ड डलहौजी ने एक लॉ पास किया गया जिसमें जो लोग
कन्वर्ट हो गए ना क्रिश्चियनिटी में, उनको उनकी जायदाद वापस कर दी जाएगी। सो जो इंडियंस थे ना, उन्होंने ये शुरू कर दिया गया, ये फील करना शुरू कर दिया कि जो ब्रिटिश है ना वो फेवर में है क्रिश्चियनिटी के, कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट of religious causes, introduction of modern education. In the 19th century, the British introduced Western education and established schools to impact such education. 19वीं सदी में जो ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन इम्पैक्ट ला दी स्कूल और कॉलेजेस में. It reduced the importance of the Pandits and Maulvis who had been running traditional education institution. जिसकी वजह से जो मौलवीज और पंडित है ना, जो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी ग्रंथ ग्रंथ नहीं, जो अपने धार्मिक ज्ञान बांटते थे, वो बंद हो चुकी थी और इम्पैक्ट डाल रही थी उन पे. नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक कॉजेज. Popular discontent against the colonial rule also arose due to the policy of economic exploitation adopted by the British in India. However, इसमें एक दो 7 points हैं economic causes के: exploitation of economic resources of India, subordination of Indian industry, collapse of handicrafts and cottage industry. Fourth है drainage of the economy of India. Fifth है unemployment among people. Sixth, resumption of tax-free lands. Seventh, unemployment, poverty and famine. Exploitation of economic resources of India, the first point. The East India Company made huge profit at the expense of the people of India. The company purchased textiles, indigo, spices, and food grains from India and sold them abroad at exorbitant prices. तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमसे टेक्सटाइल दालें नहीं मतलब इंडिगो खरीदती थी, मसाले खरीदती थी और उन्हें बाहर बेचती थी हाई प्राइस पे, और कम प्राइस पे हमें हमसे कम प्राइस पे खरीदती थी और बाहर उससे ज्यादा प्राइस पे बेचती थी. By buying and exporting Indian goods, the company encouraged their production in India. हमसे खरीदना और बाहर एक्सपोर्ट करना ये बढ़ चुका था. But gradually the Indian textile began to compete with the textile manufactured in England. मगर जो इंडियन टेक्सटाइल थे ना वो उस समय ना 19th सेंचुरी में इंग्लैंड was called the revolution of industries. तो उनको टक्कर दे रहा था इंडिया. The British government put pressure on the East India Company to forbid the sale of Indian textile in England. तो जो एक्सपोर्ट हो रही थी ना इंडिया से इंग्लैंड, इंडियन टेक्सटाइल्स, उनको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया क्योंकि वो compete कर पा रही थी क्वालिटी के साथ और वो लेस प्राइस में भी बेच रहे थे. इस वजह से the British government then put restrictions on the import of Indian textile beside imposing heavy import duties on such goods. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंपोर्ट पे हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, जिसकी वजह से वो रेट बढ़ गए और उनका कंपटीशन कम हो गया मार्केट. Subordination of Indian industry. After the Industrial Revolution, England developed its own textile industry. This affected the textile industry in India. Goods manufactured in India could not compete in the foreign market because heavy duties were imposed on them, as I mentioned earlier. Secondly, the company purchased raw cotton and jute from India at a cheaper rate for factories in England. तो कंपनी क्या करती थी कि हमसे ना कॉटन और जूट खरीदती थी सस्ते दामों में, और रो 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 मतलब कच्चा कच्चा कॉटन और जूट खरीदती थी ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए. इंग्लैंड में जाते थे फिर वो. सून इंडिया बिकेम ए कंट्री सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू इंग्लैंड. उसके बाद रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया गया इंग्लैंड. क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल थे ना वो कंपटीशन फेस कर रही थी
क्योंकि हैवी टैक्सेस इम्पोज हो चुके थे इंग्लैंड में। तो इस वजह से अब रॉ रॉ की सप्लाई होनी शुरू हो गई। द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड फ्रॉम इंडिया रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड देम बैक टू इंडिया मेकिंग एन एनॉर्मस प्रॉफिट। वो क्या करते थे कि हमसे जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में खरीदते थे, उसके बाद इंग्लैंड में जाते उसको बनाते, जैसे कपड़ा तैयार होता उसको फिर इंडिया में एक्सपोर्ट करते और उसके प्राइसेस फिर और बढ़ा देते। तो इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उनको प्रॉफिट हो रहा था बहुत ज्यादा। ग्रेजुअली इंडिया बिकेम एन इकोनॉमिक कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। उसकी वजह से जो भारत है ना वो एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुका था। मतलब भारत को भारत से फायदा नहीं हो रहा था, इंग्लैंड को भारत से फायदा हो रहा था इकोनॉमी में। द कंपनी encouraged अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री of British manufactured goods into India. Instead of remaining an exporter, India thus became an importer of British made goods. अब हम सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे इंग्लैंड को, बल्कि हम इंग्लैंड से भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। While the raw material were supplied to England at a very cheap rate, the finished goods were exported back to India and sold at a very high rate. Thus, the wealth of the country was getting transferred to England. और ये तो होना ही था कि जो उनकी धन संपत्ति है वो बढ़ेगी भाई। अब हमसे सस्ते में ले रहे हैं और सस्ते में लेके और बहुत ही हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, तो किसका फायदा है? जो सस्ते में ले रहा है और महंगे में बेच रहा है, जो कौन था? वो इंग्लैंड था। ट्रेड विद इंग्लैंड डिड नॉट बेनिफिट द इंडियन इकोनॉमी। अब इंग्लैंड के साथ ट्रेड करके हमें तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था। द ब्रिटिश नेवर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने कभी साथ नहीं दिया कि इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से चलाया जाए, उनका प्रॉफिट किया जाए। दे ओनली एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्स फॉर देयर बेनिफिट, एज ट्रू एज अ फैक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। As a result of the British policy of making India a raw material producing country, Indian handicrafts and cottage industry died out. तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक तरफा कर दिया था कि अब इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, इंडिया में कोई कुछ नहीं बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बुनते थे कपड़े और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो अब खत्म हो चुकी थी, नेग्लिजिबल हो चुकी थी। Thousands of craftsmen and artisans were thrown out of employment. उन्हें निकाल दिया गया वहां से। The manufacturers of silk and cotton goods got no profit from their work and began to look for other means of livelihood. ये जो सिल्क और कॉटन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे ना उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनसे बहुत ही कम दामों में ले रहे थे। तो उन्होंने कुछ और अपनी जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट कर दिया गया, वो अब और किसी और ऑक्यूपेशन पे आ गए। एज द इकोनॉमिक सिचुएशन deteriorated, द डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ग्रुप, जिसकी वजह से इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है वो अब नीचे गिर चुकी थी और डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो बढ़ चुका था। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ड्रेनिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बिसाइड्स exploiting the Indian economy through commerce and trade, the British also exploited it in many other ways. कॉमर्स और ट्रेड के थ्रू ही नहीं एक्सप्लोइट किया गया है इंडियन इकोनॉमी को, बहुत और तरीके भी अपनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। इन कंपैरिजन टू इंडिया वर्कर्स, द ब्रिटिश ऑफिशियल वर पेड ह्यूज सैलरीज एंड अलाउंसेस which were repatriated to England. What is the meaning of repatriated? मीन्स फायदा उन्हीं को होना था इंग्लैंड में। रिगार्डिंग द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, जॉन Sullivan, the president of Board of Revenue, Madras, appropriately remarked, "Our system acts very much like a sponge, drawing up all goods
things from the banks of the Ganga and squishing them down on the banks of the Thames. मतलब इनका कहना था कि हम जो कच्चा माल है वो हम ड्रॉइंग अप ऑल द गुड्स थिंग्स फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा, जो गंगा रिवर थी वो थी सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर ऑल द पीपल्स, तो उसके उसके ही साथ साथ कॉटन और ये जो जूट की खेती थी वो पॉसिबल हो पाती थी, तो वहां से वो गुड्स उठाते थे और जो इंग्लैंड में रिवर है थेम्स, बैंक्स ऑफ द थेम्स, वहां जाके वो कपड़ा बुनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एन अनएम्प्लॉयमेंट among people. Due to Dalhousie policy of indiscriminate annexation of the native states, many Indians lost their job. तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया ना, ड्यू टू डलहौजी पॉलिसी, वो क्या थी डलहौजी पॉलिसी कि जो है ना राजगद्दी पे, जैसे कभी कोई राजा है वो मर गया तो उसकी राजगद्दी पे सिर्फ उसका वारिस ही बैठ सकता है। अगर वहां वारिस नहीं है ना राजा का, तो उसे ब्रिटिशर्स कब्जा लेंगे। तो यही था डलहौजी पॉलिसी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सच इंडियन कई कई प्रिंस कई किंगडम्स में कई किंगडम्स में वारिस तो था नहीं एडॉप्टेड बच्चे से, जैसे जो रानी लक्ष्मी बाई का जो उनके जो क्या गए, जैसे नाना साहब थे, रिमेम्बर नाना साहब, ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। ठीक है, एडॉप्टेड सन थे, उनके खुद के वारिस नहीं थे, एडॉप्टेड सन थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनसे वो कैप्चर कर लिया था उनका किंगडम, इसी पॉलिसी के थ्रू। आप समझ में आई? तो such people had been working with the Indian princes, but when the British annexed the states from these princes, they failed to give employment to the erstwhile employees of the princes। पर तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ जिन किंगडम्स पे थ्रू दिस पॉलिसी, तो वहां वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में फेल हुए, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ा लोगों में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड ओध द एस्टेट ऑफ द जमींदार्स एंड तालुकदार्स were confiscated by the British. The British also disbanded the army of the Nawab. The soldiers lost their means of livelihood. तो उनकी जीविका खत्म हो गई। अब आप किसी की नौकरी छीन लोगे तो उनके पास तो कमाने के लिए कुछ साधन ही नहीं है ना। The soldiers lost their means of livelihood. They turned out to be bitter enemies of the foreign rule in India and waited for a chance to join hands with the rebel when the War of Independence broke out. तो अब किसी के लिए जीविका ही नहीं है तो करेगा क्या मरता मरता आदमी? लड़ेगा। आप लड़ेगा कैसे? लड़ेगा तो युद्ध होगा। ठीक है, तो वही था रिबेलियन। ऐसी जंग छिड़ी ऐसी जंग छिड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। The next point है resumption of tax-free lands. Lord William Pentic not only attached several jagirs in the Bengal region, but also resumed the tax-free lands. Lord Dalhousie had also confiscated jagirs belonging to the Jagirdars of the Deccan region. As a result, the Indian aristocrats were reduced to utter poverty. मतलब ये क्या होता था कि जितना भी आप लैंड कुछ भी आप उगा रहे हो, तो उनके ना मोस्ट मान ले वन आप उगा रहे हो 100%, तो उसका 2/3 पोर्शन है ना आपको जागीर्स को देना होता था। आपके पास बच जाएगा 1/3, जिसकी वजह से ना जो वहां के एरिस्टोक्रेट्स थे वो बिल्कुल पुअर हो चुके थे। This caused resentment among the landed aristocracy and the larger section of the people who were dependent on the landed aristocrat. Next point, unemployment, poverty and famine. It was the British policy to appoint only their countrymen to high post to the exclusion of educated Indians. तो हाई पोस्ट पे ना सिर्फ ब्रिटिशर्स थे उनका, जिसकी वजह से वो एक्सक्लूड कर रहे थे एजुकेटेड इंडियंस को। मतलब उनका तो कोई फायदा ही नहीं एजुकेटेड इंडियंस का एजुकेशन लेना,
With the collapse of the Indian economy, there were widespread poverty among the masses. जैसे इकोनॉमी गिरेगी तो poverty obviously जो rise होगी. In addition to this, there were several famines which crippled the life and economy of the people. They were so frustrated with their economic conditions that they thought their lot would improve only after the British left India. तो ये मानने लगे थे कि अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे ना तभी देश का गुजारा होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और अपनी जीविका के साथ जी पाएंगे, क्योंकि अब तो जीविका के साथ भी रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि खेतों से 2/3 ऑफ रेवेन्यू लिया जा रहा था. जो सोल्जर्स उनको सैलरी कम दी जा रही थी, और जहां सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स वहां कब्जा लेते थे, उनकी जीविका रही नहीं जाती थी. इस वजह से आदमी घिर चुका था. फिर इंडियंस वर सराउंडेड बाय दीज डेप्थ ट्रैप. नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल कॉजेस. तो पहला है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. The greed of the British for territorial expansion generated a deep hatred among the Indians. ब्रिटिशर्स का क्या माना था कि फायदा उठाओ, एक्सप्लॉइट करो, और जितना भी रिसोर्स है उसको अपनी कंट्री में भेजो और पैसा कमाओ. इसकी वजह से एक लड़ाई की भावना पैदा हो गई थी. The political moves of the British were viewed warily, as they had restored to unfair and deceitful means while dealing with the native princes. तो ये देखा गया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, वो जो किंग्स थे, नेटिव किंग्स थे, मतलब जो इंडिया के किंग्स थे, उनके साथ अपनी पॉलिसी लाके they were behaving unfair. Lord Dalhousie deceitfully annexed the state of Satara. धोखे से स्टेट ऑफ सतारा लिया, झांसी एंड नागपुर by using the doctrine of lapse. और झांसी और नागपुर को कैसे कब्जा है? Doctrine of lapse. According to this doctrine, if a ruler died without an heir to succeed him, note down this word HEIR, वारिस. तो डॉक्ट्राइन कहती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर रूलर मर जाता है, मतलब जो राज गद्दी पे है वो मर जाता है और उसकी कोई संतान नहीं है, खुद की पैदावार, तो his adopted son could neither inherit the throne nor the title. तो उसका जो एडॉप्टेड बच्चा है ना, वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा. And in such cases the state was to be annexed to the British Empire in India. और वो किंगडम, पूरा किंगडम है, वो ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाता था उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग. तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन. तो जैसे उनके पति मरे तो रानी लक्ष्मीबाई उस समय तो बैठ नहीं सकती थी. ठीक है, तो क्योंकि वुमेन के लिए कोई लॉ नहीं आया था कि राजगद्दी पे उसकी बीवी भी बैठ सकती है. तो रानी लक्ष्मीबाई को मना कर दिया गया कि आपको जो अडॉप्टेड सन है उसको हम नहीं बैठाएंगे. सिमिलरली नाना साहेब थे, नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, was not acknowledged as the rightful heir to the throne. कि अब आप राजगद्दी पे बैठने वाले असली हकदार नहीं है, इसलिए हाँ आपको ये राजगद्दी ब्रिटिशर्स को सौंपनी होगी. दिस पॉलिसी वॉज रिसेंटेड बाय द लोकल रूलर्स एंड द पीपल. तो अपोज किया गया ये. तो सेकेंड है द एनेक्सेशन ऑफ ओथ. द ब्रिटिश also hurt the feelings of Muslim by annexing Oudh under the pretext that the state of Oudh was not governed properly. The Nawab of Oudh did not put up much resistance, but this action of British caused uneasiness and suspicion among the ruling class. No Indian ruler felt safe under the British. The annexation of Oudh by Lord Dalhousie left many nobles, officers, and soldiers unemployment
The British also confiscated the land of the Jamidars and Talukdars. Thus, the people of Oudh were angry with the British. Same rule in Oudh. Now, coming to the third point of political causes, disrespect shown to Bahadur Shah. The house of the Mughals was humbled when Lord Dalhousie announced in 1849 that successors of Bahadur Shah Jafar would not be permitted to use the Red Fort as their place. तो यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि जो सक्सेसर हो गए बहादुर शाह जफर के, जो बहादुर शाह, वो परमिट नहीं किया गया फोर्ट को, क्योंकि दिल्ली वॉज कंसिडर्ड एज एन इंपीरियल प्लेस टू रूल ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इस वजह से बहादुर शाह जफर को मना कर दिया गया कि आप रेड फोर्ट को यूज नहीं करेंगे। दे वर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार। उन्हें जरूरत के अनुसार कहा गया कि आप कुतुब मीनार के आसपास कोई भी प्लेस थी वहां शिफ्ट कर लीजिए। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to attach imperial titles and dignities to their names. जो बहादुर शाह के बाद जो भी आएंगे उनको अलाउड नहीं था कि वो कोई भी टाइटल यूज करें और डिग्निफाइड मतलब रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स. Bahadur Shah had remained under the protection of the company and received a pension from the British. But who receive a pension? The person is called penny, pensioner. Pensioner. But the British decided to put an end to the titular nominal sovereignty of the Mughal emperor after the death of Bahadur Shah. So the Jannat Mahal, the wife of Bahadur Shah, resented this move and began plotting against the British. तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपोज किया और she started begin to plotting against the British. उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं थोप सकते हमें हम पे ये चीजें. This hasty decision of British hurt the feeling of the Muslim and intensified people aversion to the British rule in India. जिस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी उनसे नाराज हुई. Now coming to the disrespect to Nana Sahib and Rani of Jhansi. Nana Sahib was adopted son of the deposed Maratha Peshwa Bajirao II. After the death of Peshwa, the British refused to recognize Nana Sahib as the ruler of the Maratha. क्यों? Because doctrine of lapse बताता है कि आप किसी एडॉप्टेड सन को नहीं ले सकते, राजगद्दी पे नहीं बैठा सकते. He should be his own son to sit on his seat. That's why. Otherwise, if he is not, the kingdom will be annexed to the Britishers. The legitimate Indian practice of adopting an heir was not accepted by British. तो adopted heir मतलब adopt कैसे पालतू एक तरीके से. The Rani of Jhansi suffered in the same way when she was not allowed to adopt an heir to their throne. तो अडॉप्ट करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई को भी मना कर दिया गया. Nana Sahib and Rani Lakshmi became bitter enemies of the British. The remaining Hindu and Muslim rulers too, who were not adversely affected, became suspicious lest they should meet the same fate. तो जो बाकी हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे ना, वो भी सोचने लगे यार तो जो हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे उनको भी लगा कि यार हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है. तो वो भी अब डर में आ गए थे और उन्हें पता लग गया था कि ब्रिटिशर्स कभी भी हम पे कब्जा कर सकते हैं. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, disbanding the armies of the annexed states. The British not only annexed Indian states
अंडर सम प्रीटेक्स्ट और द अदर बट ऑल्सो डिस्पेंडेड देयर आर्मीज। जैसे किसी पे कब्जा करते हैं ना किसी भी स्टेट्स पे, तो उनकी आर्मीज को डिस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया गया जाता था। द सोल्जर्स ऑफ सच डिस्पेंडेड आर्मी लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही वो सस्पेंड हो गए तो उनकी लाइवलीहुड, जो जीविका है, वो खत्म हो जाएगी। They together, they together with their families blamed the British for their displacement. तो उनके और उनके परिवार के साथ ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया गया उनकी ऐसे हालात पे। They vowed to get back at the British by igniting anti-British feeling among the people at large. So obvious सी बात है फिर anti-British feelings तो आनी है लोगों के अंदर। Sixth point है inefficient handling of the situation. The British administration was corrupt and greedy. They did not take into consideration the feeling of the common people who were adversely affected by their policies. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ना काम यही था कि लालच लालच करना, लालच और भ्रष्ट व्यक्ति थे वो। उन्हें यह था कि अपना फायदा देखना है, अगला आम आदमी कैसी भी हालातों से गुजर रहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। They limited the scope of many Indians to high administrative jobs when they deposed local rulers. जैसा कि आपको पता है कि हाई पोस्ट उन्हें अलाउड नहीं थी। This created more bitterness among the higher strata of Indian society. जो हाई क्लास पीपल थे ना, उनको भी अलाउड नहीं था, तो उन्हें लगा कि यार हम तो अलाउड होने चाहिए ना। तो जो हाई क्लास हिंदूज थे या हाई क्लास पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, उनके अंदर भी आ गया कि द ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड। Besides the high handedness of the British officers and the insult they showered on Indians become intolerable. अब भाई सहनीय नहीं था, अब तो ब्रिटिशर्स को भगाना है। Now coming to the seventh point, spreading of a rumor. There was a common belief among the people of India that the rulers in India changed after every 100 years. अब ये कॉमन बिलीफ था कि हर 100 साल में रूल चेंज होता है। The British had been ruling since 1757, 1757 से वो राज कर रहे थे, जब से उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता था। So the common people thought that the British rule would came to end in 1857 after a century. This common belief made the people wait for the end of the British rule. तो यही कॉमन बिलीफ हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें लगा कि 1857 में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। Now coming to the consequences of the war. इसको हुआ क्या? The first war of independence of 1857 did not succeed in achieving its aim. हालांकि कामयाब नहीं हुए 1857 की क्रांति के बाद, but it had several far-reaching consequences. Some of these are discussed below. So let's discuss the points. First one, end of the company rule. The first important consequences of the war was the end of the rule of the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया 1857 में। In 1858, the British Parliament passed the Government of India Act by which the responsibility to govern India was transferred to British Queen and the British Parliament. उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा हक छीन लिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया। अब इंडिया को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी थी ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। Thus the rule of the company came to an end, जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल अपना बंद कर दिया। This act abolished the board of directors of the company. तो अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एबोलिश किया गया एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन टू सेपरेट मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेपरेट मिनिस्टर को इंडिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। दिस मिनिस्टर वाज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वुड बी एडवाइज्ड बाय काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। सो इस मिनिस्टर को 15 और मेंबर्स दे दिए गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो इसके साथ रहेंगे और गवर्न करेंगे इंडियन पीपल्स को।
द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइस रॉय। पहले गवर्नर जनरल कहे जाते थे, उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट आई और उनका रूल आया तो गवर्नर जनरल्स को वाइसरॉय कहा गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश को सोवरन इन इंडिया, और वो इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकते थे इंडिया में। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय अंडर दिस एक्ट। सो इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। ठीक है। अब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, इस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक दे रखा है अभी इसमें। ठीक है। क्वीन विक्टोरिया was reigning in England at the time of the war. The decision to end the company rule in India and the transfer of the government of India to the British Crown was made public in India by Queen Victoria Proclamation. So क्वीन विक्टोरिया ने ना ये प्रोक्लेम किया, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, अब करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके हाथ में थी उस टाइम पे? क्वीन विक्टोरिया के हाथ में। दिस proclamation was made by Lord Canning in a grand darbar at Allahabad on 1st of November 1858। और ये कहाँ ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया? दरबार में किया गया, इलाहाबाद के। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हु वाज लॉर्ड कैनिंग? द फर्स्ट वाइसरॉय अंडर दिस एक्ट। There was a change in policy of the new government towards Indian princes in order to make them loyal to the British. So अब है ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में चेंज लगा दिए थे। किस लिए लगाए? ताकि जो इंडियन प्रिंसेस है ना, जो राजा है, वो उनकी वो उनसे लोयल हो सके, ताकि वो इंडियंस पे फिर से राज कर सके। अब जो क्योंकि जंग छिड़ चुकी थी, अब उस जंग को शांत करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। इट एश्योर्ड देम that all treaties entered into with the company would be honored। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी समझौता हो ना, हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। their territories would not be annexed to the British crown। अब तुम्हारी टेरिटरीज स्वतंत्र है, जियो खुल के। ये तो वही काम कर रहा है आजकल कि चाइना वाला पाकिस्तान जाती है, यार लो यार पैसा, यार लो पैसा। बदले में बदले में क्या करना है? मतलब हम आपकी छोटा सा पार्ट चलाएंगे सरकार, ये हमें पोर्ट दे दो। अब वो डेप्ट में है ही। अब डेप्ट में आते 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 वो अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे वहां। फिर क्या पाकिस्तान अंडर है आज चाइना के? तो ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। Their territories would not be annexed to the British crown। They were given the right to adopt sons and successors। उन्हें अब हक दे दिया गया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ना उसे हटा दिया गया और कह दिया गया कि जो राजगद्दी पर कोई भी बैठ सकता है, अडॉप्टेड सन भी और सक्सेसर भी। The proclamation assured them that the British government would not interfere in the internal matters except in case of misconduct and anarchy। However, they were asked to restrict their army। तो उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि तो ठीक है, और शांतवना दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और तभी करेंगे जब कोई मिसकंडक्ट हो गया, कोई एक्टिविटी होगी जो कि आपसे अंडर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है आपके लिए। हाउएवर दे वर आस्क्ड टू रिस्ट्रिक्ट देयर आर्मी। मगर उन्हें ये कहा गया कि आप है ना अपनी आर्मीज को हमारे अगेंस्ट नहीं लड़वा सकते। अगर आप लड़वाओगे तो आपकी टेरिटरी कैप्चर हो जाएगी। The proclamation declared that the people of India would be eligible for all public offices if they were found fit for them, irrespective of their caste, creed और color। अभी कह दिया गया कि इंडियंस है ना, वो पब्लिक ऑफिस के लिए अलाउड है, इररेस्पेक्टिव जात पात रंग कुछ मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द प्रोक्लेमेशन, पीपल
were guaranteed full religious freedom, and they were assured that the government would not intervene in the religious beliefs and practices. So what happened earlier? The East India Company imposed taxes on temples and mosques. अब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब हम फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम आपको दे रहे हैं। आप कुछ बिलीफ, आप कुछ प्रैक्टिस करो, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है। A general pardon was granted to all those who laid down arms by 2nd of January 1859, except those who were found guilty of murder of British subject. उन्हें माफी मिलेगी जिन्होंने अपने हथियार डाल दिए गए। ठीक है। उन किन के अलावा? जो कि ब्रिटिशर्स का जिन्होंने मर्डर किया था उनके अलावा। The proclamation promised that the government of India would do its best to advance industry in India and to promote works of public utility in the country for the material as well as the moral progress of the people. अभी डिक्लेयर कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगी और जो मोरल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल है उनको मौलिक तत्व बढ़ाने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस फ्रीडम। The new government guaranteed full religious freedom to the people of India. The Indians were assured that they would be appointed to high posts, irrespective of their caste creed, provided they were otherwise qualified. उन्होंने कहा कि practice any religion, no problem to me and to my government, and you are assured to get high post, irrespective of your caste, creed, and color. But you should be qualified for that. Next point, reorganization of the army. The army was reorganized. The proportion of the Europeans to Indian in the army was raised. Now, what British government faced or observed that our British soldiers were less. So they started to get more soldiers in proportion to the Indian soldiers. Artillery, artillery and other effective weapons of the war were placed exclusively under the charge of the Europeans. तो क्या हुआ आर्टिलरीज और भी जो हथियार थे वो बढ़ा दिए गए। To curb nationalism, Indian soldiers of different community, caste and religions were all mixed up and they were kept away in secluded places. A dispatch from Charles Wood, Secretary of State for India, to Lord Canning in 1861 sums up the thrust of British policy towards the army after the revolt of 1857. If one regiment mutinies, I should like to have the next regiment so alien that it would be ready to fire into it. In brief, community, caste, tribal and regional loyalties were discouraged so as to obstruct the forging of solidarity that was evident among the subjects. अब क्या कर दिया कि कुछ भी इवेंट होता ना उसको वहीं तक सबमिट कर देना। मतलब अगर कोई इवेंट कर रहा ना तो जो भी देखने वाले वहां के सभी को मार गिराया गया ताकि कोई इस बात को शेयर ना कर सके और कोई इस बारे में बात ना कर सके। अब जो कोई रहेगा ही नहीं तो बात कहाँ से चलेगी ना। तो ये स्ट्रिक्टली एक्शन कर दिया गया आर्मी में। अगर कुछ भी होता है किसी भी सबको या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल या आर्मी और यूनिट करती है तो उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाता है। एंड ऑफ पेशवाशिप एंड द मुगल रूल। The war also ended the Peshwaship and the Mughal rule as Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao, who had taken part in the war, could not be traced. अब पेशवा बाजीराव के जो adopted son थे नाना साहिब उनका कोई अता पता नहीं था। The offices of Peshwa was abolished. Similarly, the title of the Mughal emperor was also abolished with the death of Bahadur Shah II in 1862, who had taken an active part in the war.
Economic exploitation. After the war, the economic exploitation of India by the British became more prominent. India became a dumping ground for British manufacturers. So after getting confident from the Indians, ठीक है, उन्होंने फिर से क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज, उन्होंने पहले विश्वास दिलाया कि वी विल ग्रो द इंडियन इंडस्ट्री, हम आपको हेल्प करेंगे हर चीज में मदद करने के लिए. बट देन व्हाट हैपन, ब्रिटिशर्स वर बिकम मोर प्रोमिनेंट. उन्होंने और कब्जा करना शुरू कर दिया मदद करने की बजाय, और इंडियन इकोनॉमी को खदेड़ना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश अब्यूज देयर पॉलिटिकल पावर फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Means they overpowered themselves because they have all the political powers and used for their economic interest. Economic exploitation was an inevitable consequence for a country under foreign rule. In other words, Asim Majumdar, the extinction of East India Company rule brought in grave economic perils to India. India now became a dumping ground of British manufacture and an almost inexhaustible field of investment of capital, for it offered unlimited scope for commercial and industrial enterprises like railways, steamers, tea and coffee plantation. अब इनका कहने का मतलब है कि इनको ओवरसाइज और एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था लास्ट में. हम तो एम्प्लॉयड थे, जस्ट एम्प्लॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. ठीक है, तो जितना भी मैक्सिमम प्रॉफिट था वो ब्रिटिश इकोनॉमी को पुश कर रहा था, ना कि इंडियन इकोनॉमी को. पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. The British followed the policy of divide and rule. During the war, the Hindus and the Muslims fought together. The British first victimized the Muslims and favored the Hindus. क्या करती थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनानी ली थी. अब उन्हें पता था कि अगर ये इकट्ठे हुए मुस्लिम्स और हिंदूस, तो उनके लिए युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो क्या करते थे कि पहले तो कोई अफवाह फैला दी हिंदूज में मुस्लिम्स के अगेंस्ट. ठीक है, तो उस समय क्या करते थे कि हिंदूज का फेवर करते थे और उस समय मुस्लिम्स को विक्टिम कर दिए, विक्टिम घोषित कर दिया, और कुछ देर बाद उसी का रिवर्स कर देते थे, मुस्लिम्स के साथ हो जाते थे और हिंदूज के अगेंस्ट हो जाते थे. So this policy of divide and rule ultimately encouraged the partition of India on the eve of her independence in 1947, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है partition of India in 1947. Lakhs and lakhs of people were killed because of the rumor of religious affairs. ठीक है. Next point, rise of nationalism. The War of 1857 was a great struggle for freedom. It roused ROUSED national feelings and paved the way for the rise of national movement, which ultimately won freedom for India in 1947. So, importance of 1857 is at that time all were together and they were all against the Britishers. ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था. 1857 से 1857 से पहले क्या था कि तो सभी जो जहां भी युद्ध होते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, वो आइसोलेट ही हो जाते थे, उसी जगह तक सीमित थे. वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाते थे. मगर जो ये 1857 में जो रिवोल्ट हुए ना, इसकी वजह से पूरे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से पीपल्स की नेशनलिज्म फीलिंग वो उभरी. द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस इन जनरल
and of certain leaders such as Nana Sahib Rani of Jhansi and Bahadur Shah gave birth to the spirit of nationalism in India. It served as a source of inspiration in the struggle for freedom. The war also welcomed a symbol of challenge to the mighty British as humans' inborn desire for freedom could not be subdued. Next, apparently the war was a failure. हालांकि 1857 का युद्ध एक फेलियर था, but in its apparent failure, it contained the seeds of ultimate success. मगर जो सक्सेस के जो बीज थे ना वो वहीं से बोए गए थे. R.C. Majumdar appropriately say it has been said that Julius Caesar, when dead, was more powerful than when he was alive. The same thing may be said about the War of 1857. जब मैं हारूं या जीतूं, मगर मेरी हार या जीत से आगे जो इवेंट्स होने वाले हैं ना वो और खतरनाक होंगे और मुझसे इंस्पायर होंगे. Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge to the mighty British power in India. It remained a shining example for the nascent nationalism in India in its struggle for freedom from the British yoke. Conclusion. Many European historians said that the War of 1857 was just a sepoy mutiny. And what is the mutiny? What is the meaning of mutiny? The meaning of mutiny is rebellion, in which the deposed native princes had insisted the discontent sepoys in some areas. These historians were of the opinions that such a local war could never be called a national war of independence. तो यूरोपियंस मानते थे कि वो सिपोई म्यूटिनी थी, वो सिर्फ सिपाहियों ने लड़ी थी. ठीक है. और वो भी क्यों? क्योंकि जो नेटिव प्रिंसेस थे वो उनसे नाराज थे इस वजह से, और लोकल्स का कोई ओपिनियन नहीं रखते वो, इसलिए वो मना करते कि ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी. ऑन द अदर हैंड, इंडियन नेशनलिस्ट लाइक Jawaharlal Nehru have hailed it as the first war of Indian independence. जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. उन्होंने कहा कि 1857 का जो रिवोल्ट था, he considered it as the first war of independence. In this war, Hindus and Muslims, men and women, fought together for independence from foreign rule. The war was unsuccessful, but it left an everlasting impression on the Indian people, thus becoming a symbol of challenge to the British rule in India. This challenge paved the way for the country independence on 15th of August 1947. So this is the chapter 1 that we completed. The First War of Independence 1857 Causes and Consequences from the book of ICSE of History and Civics, class 10th, part 2. So this much. Wait for the second chapter. It will come soon. And remember it. That's it. Jai Hind.